नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांक आईएएस एकेडमी में। लास्ट के जो हमारे सेशंस रहे हैं उनमें हमने एनसीईआरटीज़ के कुछ चैप्टर्स को देखा है। एनसीईआरटीज़ के उन चैप्टर्स से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार की उनकी इंपॉर्टेंस है, ये सारा पार्ट जो है वो हमने देखा और यूपीएससी की क्या डिमांड रहती है, उन एनसीईआरटीज़ से किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये सारा पार्ट हमने लास्ट के सेशंस में डिस्कस किया है और इसी बीच में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं उनके क्वेश्चंस मुझ तक आए थे, जिसके अंदर उन्होंने पूछा था कि सर स्ट्रेट्स क्या होती हैं, गल्फ क्या होती है, बे क्या होती है, बाइट क्या होती है, ऐसे बहुत सारे हिंदी में जल संधि, स्थल संधि, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। तो उसके बारे में हमने एक डिस्कशन जो है वो लास्ट के सेशन में हमने किया था। एक छोटा डिस्कशन हमारा हुआ था जिसके अंदर हमने मेजर डिफरेंस जो है वो देखा था गल्फ, बे एंड बाइट में। अगर आप उस सेशन को देखना भूल गए हैं या आपसे मिस हो गया है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस सेशन को देख सकते हैं। आज के सेशन में हम तीन ऐसे ही और वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हैं स्ट्रेट्स, स्थमस एंड चॉक पॉइंट। डिफरेंस क्या होता है इन तीनों में? स्ट्रेट्स में स्ट्रेट क्या होती है, स्थमस क्या होता है, चॉक पॉइंट क्या होता है, और तीनों में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदी में अगर मैं कहूं तो स्ट्रेट को हिंदी में कहा जाता है जल संधि, या एक और वर्ड यूज किया जाता है जल डमरू मध्य। स्थमस को हिंदी में वर्ड यूज किया जाता है स्थल संधि या स्थल डमरू मध्य, और चॉक पॉइंट को जनरली हिंदी में चॉक पॉइंट के नाम से ही लिखा जाता है। जनरली चॉक पॉइंट वर्ड जो है वो हम जियो पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशन में ज्यादा इस वर्ड का यूज होता हुआ देखते हैं। तो समझते हैं ये तीनों वर्ड्स जो हमारे सामने हैं ये क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इन्हें समझ सकते हैं, सारी बात जो है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर कोई ऐसी स्थिति हमें दिखाई दे कि एक लैंड बॉडी है, एक स्थल भाग जो है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसे मैं लैंड बॉडी नंबर 1 जो है वो नाम दे देता हूँ, स्थल भाग नंबर 1 जो है वो इसे नाम दे देता हूँ, और एक और कोई लैंड बॉडी है जिसको कि मैं लैंड बॉडी नंबर 2 नाम दे देता हूँ, या स्थल भाग नंबर 2 जो है वो इसे मैं नाम दे देता हूँ। तो ये दोनों यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, लैंड बॉडी नंबर 1 जो है स्थल भाग और ये वाला स्थल भाग, ये दोनों किसी एक जल भाग से अलग होते हुए, सेपरेट होते हुए हमें दिखाई देते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप यहां देखें तो ये एक वाटर बॉडी है, इसे मैं सपोज वाटर बॉडी नंबर 1 नाम दे देता हूं, जल भाग नंबर 1 है ये, और ये दूसरी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी नंबर 2 है। इन दोनों वाटर बॉडीज को, इन दोनों जल भाग को, ये वाला पर्टिकुलर भाग जो हमें दिखाई दे रहा है, ये दोनों को जोड़ता हुआ, कनेक्ट करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये पर्टिकुलर पार्ट, ये पर्टिकुलर जो जगह हमें दिखाई दे रही है जो इन दो वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, इन दो स्थल भागों, सॉरी, इन दो जल भागों को जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है। एट द सेम टाइम इन दो लैंड बॉडीज को, इन दो स्थल भागों को अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है। ऐसी स्थिति जहां पर हमें दिखाई दे उसे हम कहते हैं स्ट्रेट। इस जगह को हम कहेंगे स्ट्रेट, या हिंदी में कहेंगे इसे जल संधि। हिंदी वर्ड ज्यादा इजी है। जल संधि, दो जल भागों को क्या कर रही है? ये जोड़ रही है, संधि कर रही है यानी जोड़ रही है। तो दो जल भाग, वाटर बॉडी नंबर 1, वाटर बॉडी नंबर 2, इन दोनों को जोड़ती हुई हमें दिखाई देती है। इसका एक और नाम हमें देखने को मिलता है जल डमरू मध्य। हिंदी में एक और नाम जल डमरू मध्य। आप लोगों ने डमरू देखा होगा। डमरू जो है वो देखा होगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है डमरू का, कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। और इस डमरू के बीच का भाग जो है वो काफी सकड़ा होता है। ऊपर वाला भाग चौड़ा होता है, नीचे वाला भाग भी चौड़ा होता है, बीच का भाग जो है वो सकड़ा होता है। यहां पर आपको कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। ये वाला भाग और ये वाले भाग को अगर आप एक डमरू से कंपेयर करें तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर जो है, वैसी ही कुछ आकृति बनती हुई आपको दिखाई देगी। तो इस डमरू के बीच वाला जो भाग है, मतलब ये वाला जो भाग है, इस बीच वाले भाग को देखेंगे तो वैसा ही भाग यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे कहते हैं डमरू मध्य। डमरू के मध्य का भाग जो किस प्रकार का है? जल वाला है। मतलब ये बीच वाला भाग में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है वो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जल डमरू मध्य। या एक और वर्ड जो देखने को मिलता है जल संधि, दो जल भागों को ये जोड़ रहे हैं। इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट जो है वो जनरली दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और एट द सेम टाइम दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करती है। हिंदी में कहूं, अगर हम पारिभाषिक रूप से इसको परिभाषा दें तो जल संधि दो जल भागों को या जल निकायों को जोड़ती है, जबकि उसी समय वो दो स्थल भागों को
अलग कर रही होती है। तो जनरली आप जब भी कोई स्ट्रेट को पढ़ें, जब भी मैपिंग के अंदर स्ट्रेट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं मैगलन स्ट्रेट, या मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं टॉरस स्ट्रेट, या मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कोई भी जल संधि आप पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में दो चीजें आपको पता होनी जरूरी है। वो किन दो किन दो वाटर बॉडीज को, जल भागों को जोड़ रही है, और किन दो लैंड बॉडीज को सेपरेट कर रही है, स्थल भागों को अलग कर रही है। ये हमें हर स्ट्रेट के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने प्रकट हो सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा अभी कि स्ट्रेट क्या होती है, जल संधि क्या होती है। अगर हम स्थल संधि की बात करें तो जस्ट अभी जो आपने जल संधि पढ़ा, स्ट्रेट जो पढ़ा, उसकी अपोजिट कंडीशन हो, उसकी विपरीत स्थिति अगर आपके सामने आ जाए, अगर पिछली स्थिति में आप देखें दो वाटर बॉडीज कनेक्ट हो रही थी, दो जल भाग जुड़ रहे थे और दो स्थल भाग अलग हो रहे थे, इसका उल्टा हो जाए, दोनों स्थल भाग अगर जुड़ जाएं, दोनों स्थल भाग अगर जुड़ जाएं और दोनों जल भाग अलग अलग हो जाएं, दो वाटर बॉडीज सेपरेट हो जाएं, जबकि दो लैंड बॉडीज जो है वो कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं, तो ऐसी स्थिति के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्थमस। इसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे दैट इज स्थमस, या हिंदी में इसे हम कहते हैं स्थल संधि। हिंदी वाला शब्द ज्यादा इजी है। स्थल संधि मतलब ऐसी संधि, ऐसी जोड़ जिसके अंदर दो स्थल भाग जो है वो जुड़ रहे हैं, या इसे एक और वर्ड यूज किया जाता है स्थल डमरू मध्य। वही डमरू के मध्य का भाग जहां पर अब कौन जुड़ रहा है, स्थल जुड़ रहा है। अगर जल डमरू मध्य मतलब जल जुड़ रहा है, स्थल डमरू मध्य मतलब स्थल जो है वो जुड़ते हमें दिखाई दे रहे हैं। स्थल संधि मतलब भी दो स्थल भाग जो है, दो लैंड बॉडीज जो है वो कनेक्ट होती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो ऐसे पार्ट को हम कहते हैं स्थमस। इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं, इस पर्टिकुलर स्थिति को हम कहते हैं स्थमस, या हिंदी में कहते हैं स्थल संधि स्थल डमरू मध्य। अब अगर आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाए कि कोई जल संधि या कोई स्ट्रेट स्थल संधि का, स्थमस का जस्ट अपोजिट रूप होती है, जस्ट विपरीत रूप जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं फिर से स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं। एनी स्थमस इज जस्ट अपोजिट केस ऑफ स्ट्रेट। स्ट्रेट, या हिंदी में कहूं तो कोई स्थल संधि जल संधि का बिल्कुल विपरीत रूप होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो हमने स्ट्रेट क्या होती है बात करी, स्थमस क्या होती है बात करी। अभी बात करते हैं चॉक पॉइंट की। चॉक पॉइंट एक ऐसा वर्ड जो मैंने आपको पहले भी बताया, जनरली जियोपॉलिटिक्स में ये वर्ड यूज होता है, या इंटरनेशनल रिलेशंस में हम इसको वर्ड को यूज होता देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स में ऐसा हम पढ़ने को मिलता है, हम कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, वहां हमें पढ़ने को मिलता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेट जो है या ये पर्टिकुलर जल संधि जो है वो एक चॉक पॉइंट के रूप में काम आ रही है, या ये एक चॉक पॉइंट बन गई है। तो वो चॉक पॉइंट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश जो है वो हम करते हैं। देखिए, अगर ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेट अभी आप देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर जल संधि अभी आप देख रहे हैं, मान लीजिए किसी कारण से, किसी तरीके से या किसी कारण से इसको रोक दिया गया, इसको रोक दिया गया, तो अब यहां से जाने वाला, यहां से होने वाला जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है, जितना भी परिवहन है, जो कि जल परिवहन है, जितने भी जहाज यहां से जाते होंगे इधर से इधर या इधर से इधर, उन सारे ट्रांसपोर्टेशन को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और जनरली यहां मान लीजिए कोई एक देश है, या यहां मान लीजिए कोई एक देश है, उस देश का यहां पर अगर आधिपत्य है, ज्यादा उसका जो प्रभाव है वो यहां हमें देखने को मिलता है। या अगर हम यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग भी देखें तो 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक का जो प्रभाव रहता है देश का, उसके अकॉर्डिंग भी अगर कोई देश जो है वो इस जल भाग को रोक दे, इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर दे, तो यहां से इस तरफ या इस तरफ से इस तरफ होने वाला जो ट्रेड है, जो व्यापार है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है उस पर हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसी कुछ पर्टिकुलर जगहें हमें देखने को मिलती है जहां से होने वाला ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगहें काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन पर बहुत संकड़े भाग हैं और उनको आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ऐसी जगहों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं चॉक पॉइंट।
ऐसी जगहों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं चॉक पॉइंट। चौक यानी चौक शब्द का मतलब आप समझते हैं किसी चीज का जाम हो जाना, उसे हम कहते हैं चौक। हम जनरली सुनते हैं ना, कोई पाइप जो है वो चौक हो गया है, या कोई नली जो है वो चौक हो गई है, तो वो चौक का मतलब होता है जाम हो जाना। तो यहां पर अगर इसको जाम कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए किसी कारण से, नेचुरली भी रुक सकता है ये, या पॉलिटिकल वार के चलते, या किसी भी सिनेरियो में अगर इसको रोक दिया जाए, तो ये एक इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट बन जाता है, जहां से कि ट्रेड क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा, रुक जाएगा, होने वाला व्यापार जो है वो रुक जाएगा। तो ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे बिंदुओं को हम चौक पॉइंट्स के रूप में देखते हैं। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि चौक पॉइंट क्या होता है, स्ट्रेट क्या होती है, और स्थमस जो है वो क्या होते हैं। थोड़े से एग्जांपल्स जो है वर्ल्ड मैप पर, इनके हम देख लेते हैं। अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो स्थमस की अगर मैं बात करूं, तो स्थमस के कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। एक स्थमस आपको यहां देखने को मिलेगा, इसे हम कहते हैं स्थमस ऑफ पनामा। पनामा स्थल संधि या पनामा जल डमरू मध्य, ये एक ऐसा भाग है जो देखिए एक बड़े लैंड बॉडी को दूसरी बड़ी लैंड बॉडी से जोड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता हुआ, अलग करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसे हम कहते हैं स्थमस ऑफ पनामा। ऐसा ही अगर मैं एक और स्थमस दिखाऊं, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा स्थमस ऑफ स्वेज। स्वेज स्थल संधि या स्वेज जल डमरू मध्य जो है, स्वेज स्थल डमरू मध्य जो है वो यहां हमें देखने को मिलता है। ऐसा एक और स्थमस अगर मैं आपको दिखाऊं, तो थाईलैंड में आपको इस जगह पर देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं हम स्थमस ऑफ क्रा। स्थमस ऑफ क्रा, क्रा हिंदी में क्रा स्थल संधि या क्रा स्थल डमरू मध्य के रूप में हम इस पर्टिकुलर पार्ट को देखते हैं, जो एक मलायन पेनिनसुला को थाईलैंड वाले पार्ट से कनेक्ट करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ऐसे कुछ स्थमस जो हैं या स्थल डमरू मध्य जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है भारत, पूरे विश्व के मैप पर। अगर मैं बात करूं स्ट्रेट्स की, जल संधियों की, तो जल संधियां कुछ मेजर स्ट्रेट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं यहां पर। अगर आप इस जगह पर देखेंगे, इस जगह पर अगर आप देखेंगे, तो बाब अल मंदेब रेड सी और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती हुई हमें दिखाई देती है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट या बाब अल मंदेब जल संधि जो है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है। एक और अगर मैं आपको ऐसी ही स्ट्रेट जो है वो दिखाऊं, तो यहां आप देखेंगे टॉरस स्ट्रेट, टॉरस जल संधि जो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करती हुई हमें दिखाई देती है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेट्स जो हैं, बहुत सारी स्थल संधियां, जल संधियां जो हैं वो हमें देखने को मिलती है। जैसे एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रेट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है कुछ इस प्रकार से, मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती हुई, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती हुई, एट द सेम टाइम यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करती हुई, अलग करती हुई हमें दिखाई देती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर्स। तो ये कुछ स्ट्रेट्स जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो कि जल भागों को जोड़ रही है और कुछ स्थल भागों को अलग करती हुई हमें दिखाई देती है। अगर मैं आपको कुछ चॉक पॉइंट्स दिखाऊं, तो चॉक पॉइंट्स में आप देखेंगे तो पहला चॉक पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अपने आप में है। अगर यहां से ट्रेड जो है वो रुक जाता है, तो मेडिटेरेनियन सी, यूरोप के बहुत सारे देश जो कि यहां से व्यापार करते हैं, उन सब का व्यापार जो है वो पूरे वर्ल्ड के साथ में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पहले की अगर मैं बात करूं, तो जब स्वेज कैनाल नहीं हुआ करती थी, यहाँ हमें स्वेज कैनाल जो है वो देखने को मिलती है, स्वेज कैनाल नहीं हुआ करती थी, तो इनका सारा ट्रेड जो है वो इधर से ही होता था, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अगर ब्लॉक हो जाए, किसी कारण से रुक जाए, यहाँ जो देश हैं स्पेन और मोरक्को जो देश हैं, उनमें से कोई देश जो है इसको ब्लॉक कर दे, या यहाँ कोई वॉर छिड़ जाए, कोई भी स्थिति बन जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से होने वाला ट्रेड जो है वो सारा रुक जाता था। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चॉक पॉइंट जो है वो बन जाता है। वैसे ही अगर मैं देखूं, तो अभी जो है स्वेज कैनाल अगेन एक बड़ा चॉक पॉइंट है। स्वेज कैनाल अगर किसी कारण से रुक जाए, अभी अभी हमने देखा था, लगभग साल भर पहले जो है वो हमने देखा था
कि स्वेज कैनाल में एक शिप जो है वो फंस गया था, जिससे पूरा वर्ल्ड ट्रेड जो है, पूरे विश्व का व्यापार जो है वो नुकसान उठा रहा था, क्योंकि स्वेज कैनाल के थ्रू शिप्स जो है वो आ जा नहीं पा रहे थे। तो ये भी अपने आप में एक मेजर इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट जो है वो बन जाता है। एट द सेम टाइम यहाँ हमने बाब अल मंदेब जो देखी, वो अपने आप में एक चौक पॉइंट बन जाता है। यहाँ हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो देखते हैं, हॉर्मुज जल संधि जो हम देखते हैं पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, वहां पर भी हमें कनेक्टिविटी प्रॉब्लम जो है या चौक पॉइंट के रूप में हमें स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। सेम ऐसे ही अगर आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल संधि जो है वो अपने आप में एक चौक पॉइंट है, जो इधर के जो हमारे ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं उनको बाकी के वर्ल्ड के साथ में ट्रेड करने से एक चौक पॉइंट के रूप में रोकती है। अगर ये किसी कारण से बंद हो जाए तो सारा ट्रेड जो है वो रुक जाएगा। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं इन्हें जनरली हम चौक पॉइंट्स के रूप में देखते हैं। अगर मैं आपको चौक पॉइंट्स का मैप जो है वो शेयर करूं तो देखिए यहाँ पर पनामा कैनाल जो है वो अपने आप में एक चौक पॉइंट है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो मैंने आपको दिखाई वो अपने आप में एक चौक पॉइंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो हमने बात करी वो अपने आप में एक चौक पॉइंट है। बाब अल मंदेब, स्वीज कैनाल, टर्किश स्ट्रेट जिसको हम स्ट्रेट ऑफ दार्डनेल्स के नाम से भी जानते हैं, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये सारी स्ट्रेट्स जो हैं, सारी जल संधियां जो हैं वो हमें चौक पॉइंट्स के रूप में देखने को मिलती हैं। चौक पॉइंट्स जो हैं यहाँ हमें मेजरली देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से कंसेप्चुअल वे में चीज़ों को समझते हुए एक अप्रोच हमारी ये होती है, जनरली बच्चे जो है वो रटते हैं कि फला जो स्ट्रेट है, फला जो जल संधि है वो इस जगह पर हमें देखने को मिलती है, इसको इसको कनेक्ट करती है, इसको इसको जोड़ती है, ये हम जनरली देखते हैं। लेकिन पहले हमें कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, स्थमस जो है उस वर्ड का मतलब क्या होता है, चौक पॉइंट जो है उसका मतलब क्या होता है। देन हम जब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पूरा वर्ल्ड सिनेरियो जो है वो समझ में आने लगता है कि विश्व में क्या हो रहा है, क्या होता आया। अगर हम हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो क्या होता आया है, अभी क्या हो रहा है, और आगे की स्थितियां जो है वो क्या हो सकती है जब हम कोई एडिटोरियल या ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जिससे कि हमें काफ़ी सारा नॉलेज जो है वो गेन होता है। तो ये सारी चीज़ें तब हमें पता होनी ज़रूरी होती है, तो हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, हमारी समझ का दायरा जो है वो बढ़ पाता है। और इसी समझ के दायरे को बढ़ाने के लिए, ऐसा ही आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप लोग डेवलप कर सकें एनसीईआरटीज को पढ़ने के लिए, उसके लिए हमारा एनसीईआरटी आंदोलन बैच जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें कुछ इसी ही तरह से आपको सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है कि आप किस प्रकार से सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे जो वर्ड्स आते हैं उनको हम सीधा सीधा ना रटते हुए उनको समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, पॉलिटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल वर्ड का मतलब क्या होता है। हर एक चीज़ को समझते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, हमारी समझ का दायरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ पाता है। और ये बैच इसीलिए बनाया गया है कि जो बच्चे अभी जस्ट 12th क्लास को क्लियर करके आए हैं, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो एनसीईआरटीज को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल डेडिकेटेड बैच जो है वो होता है। और एक बहुत ही नॉमिनल फीस में ये बैच जो है वो आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है, जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज जो है वो पढ़ाई जाती है, और वो खुद ओजांग सर के द्वारा जो है वो आपको पढ़ाई जाती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है उसको रेज किया जाता है, आपका मेंटल ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो करवाई जाती है ओजांग सर के द्वारा। ऐसे ही अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, आप जानते हैं कि ऑप्शनल की इंपॉर्टेंस जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली जब हमें यूपीएससी को क्लियर करना है तो मेंस का एग्जाम जो है उसके अंदर ऑप्शनल की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और ऐसे ऑप्शनल जो कि बहुत अच्छे स्कोरिंग होते हैं, अंक देते हैं, ऐसे ऑप्शनल्स में से एक ऑप्शनल है ज्योग्राफी ऑप्शनल। और ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स जो है वो भी हमारा अवेलेबल है आप सभी के लिए। ओजांग सर जो हैं वो आपको पढ़ाते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो आप सभी के लिए अवेलेबल हो जाएंगी, आप सभी के लिए अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मैपिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसी प्रकार जैसा मैंने अभी आपको कुछ स्ट्रीट्स जो हैं, जल संधियाँ, स्थल संधियाँ जो मैप पर दिखाई, और जनरली बच्चे रटते रहते हैं मैप से, सर हम नहीं समझ पाते हैं मैप को, बहुत हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है मैप, हम चीज़ों को रटते हैं फिर भूल जाते हैं, 2 दिन में हमारे दिमाग से साफ हो जाती है। ऐसी स्थितियाँ अगर हैं तो मैपिंग का कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो रहा है। 28 मार्च से 28 मार्च से हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। जल्दी ही इसके प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाले हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन कर लें। डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है, वरना इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 4000 रुपीज़ है, बट 2000 रुपीज़ में डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको ये कोर्स जो है वो अवेलेबल हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करें ताकि आप लोग जो है, जो मैपिंग से आपका डर है उसे आप दूर कर सकें। और मैपिंग जो है वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही
इजी सब्जेक्ट, आसान सब्जेक्ट जो है वो बन जाए, मैपिंग की मास्टरी जो है वो आप लोगों की हो जाए, ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट्स जब भी पढ़ें, आप ज्योग्राफी को पढ़ें तब भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे, जियोपॉलिटिक्स जब पढ़ेंगे, हर चीज में मैपिंग जो है बहुत ज्यादा हेल्प हमारी करती है। एक बिना मैपिंग को न जानने वाला बंदा जब हिस्ट्री या इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ता है, और एक मैपिंग को जानने वाला बंदा जब हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ता है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग के लेवल में बहुत ज्यादा गैप जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो चलिए इस सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में और आगे बात करेंगे कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के साथ में। आप लोगों के जैसे जैसे कमेंट्स आते रहेंगे, जो जो टॉपिक आप लोगों को भारी लगते हैं एनसीईआरटी का, सर कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आप लोग बेशक जो है कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जो है वो डाल सकते हैं, हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश जो है पूरी तरीके से करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।